नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे कोरोना के दौर में ब्रिटेन से आई सबसे बड़ी राहत की। दरअसल ब्रिटेन में फाइजर और बायोएनटेक के वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। ब्रिटेन अब यूरोप का पहला देश बन गया है जिसने वैक्सीन के इस्तेमाल को जनता के लिए मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक यह वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 95% तक इफेक्टिव है। उम्मीद है कुछ ही दिनों में ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगले हफ्ते से ही ब्रिटेन में आम लोगों को यह वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन ने पहले ही अपनी 2 करोड़ की आबादी के लिए फाइजर वैक्सीन के 4 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। इस बीच भारत सरकार कह रही है देश के सभी लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने साफ कहा है कि हमने पहले यह कभी कहा ही नहीं कि देश के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल बड़ा सीधा है। ब्रिटेन की कोरोना वैक्सीन क्या सिर्फ ब्रिटेन के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए, दुनिया के लिए गुड न्यूज है? और पूरी आबादी को टीका क्यों नहीं लगाएगी सरकार? इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में चर्चा और बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आईसीएमआर ने पूरी आबादी को टीका लगाने के बारे में क्या कहा, सुनिए। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई है। Our purpose is to break the chain of virus transmission. So if we are able to vaccinate a critical mass of people and break that virus transmission, then we may not have to vaccinate the entire population. तो आईसीएमआर कह रहा है कि सारी आबादी को टीका लगाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। हम एक क्रिटिकल मास को टीका लगाएंगे जिससे कोरोना की चेन टूट जाए। कैसे? राष्ट्र की बात में यही सवाल पूछेंगे। मेरे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल एक्स प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बीजेपी से गुरु प्रकाश भी आ गए हैं, कांग्रेस से अभय दुबे भी आ गए हैं। क्योंकि वैक्सीन हिंदुस्तान में आप जानते ही हैं, आपको याद होगा, राजनीति का मुद्दा पिछले कई महीनों से लगातार बनी हुई है। डॉक्टर कौल, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर कौल, क्या यह वाकई आज जो ब्रिटेन में वैक्सीन को, फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, क्या ये इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज है? इसका मतलब अब ये हम रियलिस्टिकली ये मान के चलें कि अब वैक्सीन आ गई है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि मैं आप ही के शो पे पहले भी बता चुका हूं कई बारी कि फाइजर इज द फर्स्ट कंटेंडर फॉलोड बाय मॉडर्ना। और फाइजर का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रूवल हो जाएगा बिकॉज 50% से ज्यादा डाटा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो करते। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे भी 10 तारीख को रिव्यू है। अभी सीडीसी का 1 तारीख को हुआ है जिसने भी बहुत अच्छी उनकी रिकमेंडेशन आई है। तो फाइजर के साथ मॉडर्ना भी अप्रूव होगी फॉर श्योर। ये बहुत बड़ी खबर है। हाँ, लेकिन ये जानना जरूरी है कि भारत के और कई विकासशील देशों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, फाइजर की कुछ लिमिटेशंस है। एक -70 डिग्री सेंटीग्रेड में उसे स्टोर करना होता है। उसकी शेल्फ लाइफ 5 दिन है और तकरीबन $40 के 2 वैक्सीनेशन शॉट्स मिलते हैं 20 डेज अपार्ट। तो फाइनेंशियली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इतनी बड़ी 1.34 बिलियन पॉपुलेशन के लिए करने के लिए। और ऑन टॉप ऑफ दैट उसकी शेल्फ लाइफ और स्टोरेज, वो एक रियलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज के चैलेंजेस हैं। लेकिन मॉडर्ना एज ऑफ नाउ ज्यादा प्रैक्टिकल है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड, 27,000 इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, तकरीबन 750 अर्बन में है। तो उसमें पॉसिबल है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक फ्रिज के रेफ्रिजरेटर में किया जा सकता है। मॉडर्ना की प्राइस $50 है 2 वाइल की और शेल्फ लाइफ उसकी 30 दिन है। उससे भी ज्यादा जो प्रैक्टिकल मुझे दिख रहा है वो एस्ट्राजेनेका दिख रही है, जिसकी स्टोरेज की 2 डिग्री टू 8 डिग्री होता है और हाफ लाइफ 6 मंथ्स है। और एफिकेसी भी बहुत अच्छी है, 62% कंबाइंड है, 90% अगर हाफ डोज और फॉलोड बाय फुल डोज देंगे। तो एस्ट्राजेनेका अगर भारत सरकार कोशिश करे, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के पास 40 मिलियन वाइल्स पड़े हुए हैं एज ऑफ नाउ, हर महीने वो 1 करोड़ वाइल बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं और अगले साल से 4 करोड़ बनाएंगे। तो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को भारत में मुझे लगता है, क्योंकि मॉडर्ना
का भी 21 तारीख को एफडीए का अप्रूवल आने का 99% चांस है। तो मुझे लगता है भारत सरकार भी कुछ हद तक वेरी हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को दे सकती है, क्योंकि रोल आउट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, और उसके प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में कि इंडिया के लिए गुड न्यूज तो है, लेकिन इस वैक्सीन के कुछ लिमिटेशंस भी है डॉक्टर अग्रवाल। लेकिन ये तो अब कम से कम आम लोगों में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में ये मैसेज तो जाएगा ना, एक रिलीफ तो, एक राहत तो मिलेगी डॉक्टर अग्रवाल कि कम से कम वैक्सीन आ गई, अब लोगों को लगना शुरू हो रही है, एक उम्मीद की किरण तो दिखाई देगी। डॉक्टर अग्रवाल सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अग्रवाल के पास आवाज नहीं जा रही है। चलिए मैं दूसरे सवाल पर आ रहा हूं आज के। डॉक्टर गुरु प्रकाश, अब मैं डॉक्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ये मुद्दा ऐसा है, इस पर हमें बहुत साइंटिफिकली बात करनी पड़ेगी गुरु प्रकाश, इस पर राजनीति नहीं चलेगी। अब कल आईसीएमआर ये कह रहा है कि हो सकता है सारी आबादी को हमें टीका लगाने की जरूरत पड़े ही ना, क्रिटिकल मास को टीका लगा देंगे और कोरोना की चेन तोड़ देंगे। जरा समझाएंगे मुझे डॉक्टर गुरु प्रकाश, ये चेन कैसे टूटेगी, क्रिटिकल मास कौन सा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, पीएचडी वाला डॉक्टर तो हो ही जाऊंगा, उसके लिए आश्वस्त हूं। लेकिन देखिए बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस संजीदगी के साथ मार्च के महीने से इस महामारी, इस संकट से निपटने का काम किया है, इसकी तारीफ ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने भी की है। ये जानते हुए इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होंगे, लॉकडाउन को लगाया गया और 21 दिन के चेन को वो आगे ना बढ़े, इसको रोका गया। मैं बिहार में हूं, छठ तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई ताकि हर घर में चूल्हा जल सके। जहां तक वैक्सीन की बात है, स्वास्थ्य मंत्रालय का अधिकृत बयान क्या होगा, हर्षवर्धन जी क्या कहेंगे, और वैक्सीन पे लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 24 नवंबर को एक बैठक हुई थी, मैं देख रहा था अभी कल भी एक बैठक होने वाली है, एक सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसका मुख्य एजेंडा होगा कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन का रोल आउट स्ट्रेटजी क्या होना है। तो अभी किसी प्रकार के कंक्लूजन पे पहुंचना उचित नहीं है, अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। नहीं वो ठीक है, वेट तो कर रहे हैं, आपने वेट नहीं किया ना, आपने वेट नहीं किया। आपने बिहार चुनाव में अनाउंस कर दिया कि हम सबको फ्री वैक्सीन लगाएंगे, आपने मैनिफेस्टो में उसे शामिल कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे अब आईसीएमआर कह रहा है हो सकता है सबको लगाने की जरूरत ही ना पड़े। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कि अभी कुछ तय ही नहीं है, मतलब चुनाव में उसका इस्तेमाल तो आपने कर लिया ये बोल के सबको फ्री लगाएंगे, और अब आईसीएमआर कह रहा है हो सकता है सबको लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अरे तो मानक भाई मना है क्या? स्टेट के पास ये हेल्थ का सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई राजनीति का प्रश्न नहीं खड़ा होता है। हेल्थ स्टेट के सब्जेक्ट में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास स्वतंत्रता है। अभी और भी चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी भी घोषित करते भाई, किसने रोका है उनको? अब इस बात को तोड़ मरोड़ करके इस प्रकार से बताने की राजनीति। अरे मैं थोड़े तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूं, मैंने तो सिर्फ आईसीएमआर का बयान आपके सामने रखा है, और कहें तो दोबारा सुनवा दूं। मैं डॉक्टर के अग्रवाल से एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद अबे दुबे आपके पास आ रहा हूं। जरा मुझे समझाइए डॉक्टर अग्रवाल, पहले तो मुझे यही समझा दीजिए, आज जो आईसीएमआर कह रहा है हो सकता है सबको टीका लगाने की जरूरत ही ना पड़े, क्रिटिकल मास को टीका लगा देंगे, कोरोना चेन तोड़ देंगे। डॉक्टर अग्रवाल क्या यह संभव लगता है, क्रिटिकल मास जो कोरोना चेन तोड़ देगा? जी बिल्कुल है, यही होता है। क्रिटिकल मास 60% अगर वैक्सीन लग जाए, 40% को वैक्सीन ना भी लगे तो ये चेन टूट जाएगी, और 60% में हो सकता है 20-25% लोगों को हो चुका हो जिनकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव है। आईसीएमआर खुद कह रहा है कि 31 अगस्त तक 60% लोगों को हो चुका था। बच्चों को वैसे ही वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, वो क्रिटिकल मास में ऑलरेडी कवर्ड माने जाएंगे, क्योंकि उनको बिना वैक्सीन के भी बीमारी अपने आप से ठीक हो रही है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कंट्री 100% पॉपुलेशन को करेगी, हमें 60% लोगों को करना है। 30% लोगों को हो चुका होगा। मेरे ख्याल से अगर ये 30% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाते हैं तो हमारी ये चेन टूट जाएगी। लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ वो बड़ा क्लियर है। रशिया ने कहा हमने वैक्सीन लॉन्च कर दिया, अमेरिका कहता है 10 दिसंबर को कर रहे हैं, अब यूके कहता है कि हम 7 दिसंबर को लॉन्च कर देंगे और पहला वैक्सीन लगा देंगे। इस वक्त में हमें मोदी एडवांटेज अगर लेना है तो मोदी जी की सरकार 100% एक वैक्सीन को इसी महीने लॉन्च करेगी और पहला वैक्सीन इसी महीने लगेगा। आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि भारत को किसी भी हालत में पहले 5 देशों में आना है कि इंडिया इज द फर्स्ट वन टू गेट इट इन द साउथ ईस्ट एशिया, की पहली कंट्री जिसने अपने आप पे पास किया और लगाया। कौन सा पास होगा? फाइजर भी इंडिया में आ सकता है प्राइवेट सेक्टर में, मॉडर्ना भी प्राइवेट सेक्टर में आ सकता है, और ऑक्सफोर्ड बायोटेक भारत सरकार उसको ऑफिशियल प्रोग्राम में ला सकती है।
I am 100% sure in my mind within this week, Okay. maybe in the next 48 to 72 hours, you will find India saying कि हमने ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन को इंडिया में परमिशन दे दी है, और दिखाई दिए हमारे नरेंद्र मोदी जी कि पहले वैक्सीन जिसको लगाया जा रहा है वो साथ में देश के नाम पे संदेश दे रहे हैं। Okay. ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया पीछे नहीं रहना चाहेगा अब, जबकि बाकी देशों में वैक्सीन लॉन्च हो गई है, लगने वाली है। इंडिया भी इसी हफ्ते हो सकता है कोई ना कोई वैक्सीन अपने लोगों को लगाना शुरू कर दे और औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत कर दे। लेकिन मैं वापस उसी पे आ रहा हूं जो आपने शुरुआत में कहा डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, आप कह रहे हैं 30% आबादी को टीका लगाकर कोरोना चेन तोड़ी जा सकती है। सर, कैसे पता लगेगा कौन सी आबादी का कौन सा हिस्सा कोरोना चेन का हिस्सा बना हुआ है और कोरोना फैला रहा है? तो इसमें आजकल तो सब फैला रहे हैं ना सर। सबसे नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर में जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने सारे डॉक्टरों से मांगा है कि किस किस को वैक्सीन लगना है, तो डॉक्टरों को मालूम है कि मेरे को हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो ऑलरेडी जैसे हाई रिस्क पीपल हैं जो फर्स्ट स्टेज में लगेंगे, उन सबके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि आप बताइए और अपने आप को रजिस्टर कराइए। रजिस्टर कराएंगे तो इसमें लिखा होता है कि आपको हो चुका है कि नहीं हो चुका। अगर आपको हो चुका है फिर तो नहीं लगेगा ना, लगना भी नहीं चाहिए। अगर मेरे को हो चुका है, मुझे तो नहीं मालूम वैक्सीन लग जाएगा तो क्या रिएक्शन होगी। ठीक है। तो पहली डेट के अंदर में जो हाई रिस्क लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, आज की डेट में हर एक को मालूम है मेरे को हो चुका है कि नहीं हो चुका सिम्टम्स। जिनको सिम्टम्स आ गए हैं उनको तो नहीं लगेगा ना। अगर 25% लोग खुद ही कहेंगे कि मेरे को लग चुका है, अगर वो वैक्सीन जाके लगवाते हैं तो रिस्क ले रहे हैं ना। आज की डेट में तो मेरे को नहीं पता, ऐसा ट्रायल तो नहीं हुआ हमारे पास में कि लगने के बाद में। ठीक है, मान लिया। ओके, आप जो कह रहे हैं हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जो हैं डॉक्टर अग्रवाल, उसमें सारे के सारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हो गए, मान लिया चलिए। उसके बाद बुजुर्ग हो गए जो कि रिस्क पर है। हाँ, इसमें सारे टीचर्स आएंगे। स्कूल खोलने हैं तो सारे टीचर्स को आपने वैक्सीनेट करना है। आपने सारे मीडिया पर्सनल को वैक्सीनेट करना है। आपने सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को वैक्सीन करना है। आपने पूरी मिलिट्री और पुलिस वालों को वैक्सीनेट करना है। इसी के अंदर में 10-15% निकल जाएंगे आपके पहले फेज के अंदर में। उसके बाद में इनकी दूसरे फेज की लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसी से तो तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से। अगर आज की डेट में अगर आप 100% पॉपुलेशन को लगाते हो और जिनको हो चुका है उनको भी लगाते हो और उनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा? एग्जैक्टली। अभय दुबे, कुछ कहना चाहेंगे? अभय दुबे। हाँ, देखिए मानक जी, इसमें कोई डाउट नहीं, हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बड़ा स्ट्रक्चर्ड है। हमारा 42 इयर्स पुराना प्रोग्राम है। 1951 से हमने स्कूलों में वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया था, BCG वगैरह का। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 27,000 कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज हमारे पास है। अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद ने भी ये आशंका व्यक्त की थी कि कहीं किनारे पर आकर हमारी नाव नहीं डूब जाए। वो अभी मुझे लगता है कि 6 महीने कम से कम भारत को चाहिए कि वो पूरी तरीके से इक्विप्ड हो और अपना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट करे हिंदुस्तान में। तब तक हमको ये जरूर है कि अपनी जो टेस्टिंग है वो बढ़ानी होगी। जैसे पहले भी मैंने कहा कि 49% एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं और चिली और कोलंबिया जैसे देशों ने जो 5 करोड़ और 2 करोड़ की आबादी है, वहां 1 मिलियन पॉपुलेशन पर 1.20 और 1.50 लाख टेस्ट हो रहे हैं। तो यहां हमको जरूर तत्परता दिखानी होगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं हर प्रोग्राम में सुनता हूं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन कहता है कि हेल्थ तो स्टेट सब्जेक्ट है। नहीं साहब, जब पेंडेमिक एक्ट लगा हो तो यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं चुरा सकती। मैं ये भी पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या प्राइवेट प्लेयर्स को आप अलाउ करेंगे बाजार में वैक्सीन उतारने की? क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है, इतना फियर है कि जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, बहुत विद्वान डॉक्टर है, मैं शुरू से उनको फॉलो करता हूं, कि क्रिटिकल मास को तो लगाएंगे लेकिन बहुत बड़ी आबादी भी ऐसी होगी जो भयवश बाजार की तरफ भागेगी। तो उसको भी नियंत्रण करने का सरकार ने कोई फॉर्मूला निकाला है? मैं आपसे सहमत हूं। मैं तो ये भी पूछ रहा हूं, डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं क्रिटिकल मास में पुलिस वाले, मीडिया वाले, हेल्थ सेक्टर के सारे लोग, टीचर्स, ये सब आ गए, लेकिन उसके बावजूद ये क्रिटिकल मास, ये जो डॉक्टर अग्रवाल बता रहे हैं, इनको वैक्सीनेट करने से कोरोना की चेन टूटेगी नहीं। कॉमन सेंस तो यही कहता है, क्योंकि जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, हमें तो पता ही नहीं किस किस में कोरोना फैल गया, कोने कोने में, अब तो गांव में भी जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मानक जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं उसमें। हाँ मानक जी,
हाँ, मैं इसमें एक आपने बहुत खूबसूरत पक्ष यहां रखा है। इसमें एक बड़ा आबादी का हिस्सा ऐसा है कि जिसने कोविड का टेस्ट तक नहीं कराया, उनके सिम्टम्स आने के बाद उन्होंने आइसोलेशन में खुद को नहीं रखा और सिम्टम्स 2-3 दिन में उनके खत्म हो गए और वो बाजारों में घूम रहे हैं और वो बम की तरह हैं, जो कि स्प्रेड अप हो रहा है बड़ी संख्या में, और सरकार भी उसका संज्ञान अब नहीं ले रही है। ये बड़ी बात है। तो इसलिए ये गुरु प्रकाश, इसीलिए तो ये सवाल आज उठ रहा है। गुरु प्रकाश, हमें खुद ही नहीं पता है कहां कहां तक कोरोना फैल चुका है, तो ये कह देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती आईसीएमआर की या सरकार की कि हम क्रिटिकल मास को ढूंढकर उसको वैक्सीनेट कर देंगे और बाकी बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे, अडल्ट्स अपने आप ठीक हो जाएंगे, उनको हो भी गया तो कोई बात नहीं, उनमें से कुछ एक मर भी गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मर रहे हैं ना, हेल्दी अडल्ट्स भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं क्लेम भी नहीं करूंगा कि मैं इसके बारे में जानता हूं, लेकिन एज एन ऑब्जर्वर जो मैं बिहार में कम से कम देख रहा हूं, बिहार में अभी चुनाव हुआ, दिवाली, छठ पर्व हुआ, और हम लोगों के पास जून जुलाई में जो रिक्वेस्ट आते थे बेड के हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन सिलेंडर के, उसमें काफी अंतर आया है। अब हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल है, केसेस कम आ रहे हैं, इस बात को स्वीकार करना होगा। और मैं डॉक्टर अग्रवाल की बातों से सहमत हूं कि बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पे सिम्टम आया और सिम्टम समाप्त हो गया, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी जानना समझना होगा मानक भाई कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की टेस्टिंग हुई है। बिहार में ही लगभग 1 लाख की संख्या में टेस्टिंग हुई थी रोज के आधार पे। तो आप देखेंगे कि ये कह देना कि टेस्ट नहीं हुआ है, सरकार विजिल नहीं है, ये उचित नहीं है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी बनाए गए थे कोविड के लिए बिहार में, और आज कमोबेश बिहार की मैं बात कर सकता हूँ, बिहार की जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, और अभी भी आने वाले समय में देखेंगे और सुधारी होगी। हमें पूरा विश्वास है, पूरी निष्ठा है स्वास्थ्य मंत्रालय पे, आईसीएमआर पे और हमारे डॉक्टर्स पे। एक सेकंड डॉक्टर कौल, आपका ओपिनियन, ये जो आईसीएमआर यहां पर कह रहा है कि हम सबको नहीं लगाएंगे, हमने कभी कहा ही नहीं हम सबको लगाएंगे, क्रिटिकल मास को ढूंढ के लगा देंगे, कोरोना चेन तोड़ देंगे, मतलब कॉमन सेंस में मुझे समझ में नहीं आता है डॉक्टर कौल। देखिए, आप मुझे 2 मिनट दीजिए समझाने के लिए, क्योंकि ये 3-4 कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो डॉक्टर साहब ने पहले मेंशन किया, तकरीबन 70% आबादी, अमेरिका में भी 331 मिलियन लोग हैं, हमारा गोल है 261 मिलियन को वैक्सीनेट करना बाय एंड ऑफ दिसंबर, जिसे अब पुश किया जा चुका है सितंबर 2021। सो दैट इज आवर टारगेट और एम्बिशियस टारगेट है। हाँ, ये जरूर जानना है कि जब अब 70% आबादी या तो वैक्सीनेट हो जाए या वायरस के थ्रू गुजर जाए, तो एक हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट आता है। सिर्फ 30% लोगों में वो स्प्रेड हो सकती है, ट्रांसमिशन रेट काफी गिर जाता है। क्योंकि कोरोना वायरस एक नॉर्मल फ्लू नहीं है, सुपर स्प्रेडर्स भी होते हैं। एक आदमी से 3 आदमी को फ्लू लगता है। कोरोना वायरस हमने देखा है एक आदमी से 10 और सुपर स्प्रेडर में एक आदमी से 90 लोगों को लग चुका है। एक कंसेप्ट जो हर्ड इम्यूनिटी का है वो बहुत जानना जरूरी है। तीनों वैक्सीन में सिर्फ एक वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, जिसने स्टडी किया कि जिसको वैक्सीन मिली उसके नेजल स्वैब्स लिए हैं और डाटा कलेक्ट किया है मंथली, एवरी वीक फॉर मंथ्स, देखने के लिए कि क्या वैक्सीन लगने के बाद आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं या नहीं। और वो डाटा पॉजिटिव लग रहा है, वो मार्केट में जल्दी आएगा। अगर ऐसा हुआ तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज से बचाती है तो आप एकदम चेन को तोड़ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जानना जरूरी है कि मॉडर्ना की वैक्सीन 21 तारीख को मोस्ट लाइकली अप्रूव हो जाएगी, फाइजर की यूएस में 11 को अप्रूव हो जाएगी और यूके में तो हो चुकी है। और जैसे ही एस्ट्राजेनेका का अप्रूवल यूके में, क्योंकि अब वो उनका एमएचआरसी उसको बहुत क्लोजली देख रहा है, और वर्ल्ड के अंदर 7.38 बिलियन लोगों के अंदर से तकरीबन 3.2 बिलियन डोजेज एस्ट्राजेनेका का ऑर्डर्ड हो चुका है। मतलब पूरे ग्लोब के अंदर 25% आबादी को एस्ट्राजेनेका ही लगेगी एज ऑफ नाउ, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये जानना जरूरी है कि एस्ट्राजेनेका का अप्रूवल दिसंबर में यूके में आने की बहुत बड़ी संभावना है। और क्योंकि 40 मिलियन वाइल्स इंडिया में पड़े हुए हैं, क्या भारत सरकार यूके के अप्रूवल को बेस्ड करते हुए अपना इंडिविजुअल अप्रूवल एक्सपेडाइट करेगी, क्योंकि यूके के मानक बहुत अच्छे हैं, जिससे कि हम दिसंबर के अंदर वैक्सीनेशन एस्ट्राजेनेका की शुरू कर दें। क्योंकि मॉडर्ना के पास 20 मिलियन वाइल्स हैं टिल दिसंबर, जो उनके पास हैं, जो यूएस को देंगे, और उनका नेक्स्ट गोल है तकरीबन 500 मिलियन टू 1 बिलियन वाइल्स प्रोड्यूस करना। ये जानना जरूरी है कि मॉडर्ना और फाइजर के पास ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं यूरोप के, वो किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट ना करने की स्थिति में बहुत मुश्किल से होगी। लेकिन एस्ट्राजेनेका अगर आप चाहें तो हाई रिस्क इंडिविजुअल, जैसे कि किडनी फेलियर के पेशेंट, नर्सिंग होम के पेशेंट, 65 से ऊपर, कैंसर के पेशेंट, HIV के, इन लोगों को दिया जा सके भारत के अंदर। और हेल्थ केयर वर्कर्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, जो कि हम एक प्रोटोकॉल यहां फॉलो कर रहे हैं,
तो लाखों की जानें बच जाएंगी, क्योंकि हर दिन 400 से 800 लोग मर रहे हैं भारत के अंदर। एक एक दिन की कीमत है, एक एक दिन की कीमत है। आप 6 महीने वेट नहीं कर सकते, आपको अपने हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना डॉक्टर कॉल, मैं यही तो कह रहा हूं डॉक्टर अग्रवाल। मैं बोलना चाहता हूं, एक पॉइंट बोलना चाहता हूं, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। एक कंसेप्ट है जिसे वैक्सीन टूरिज्म बोल रहे हैं, ये बहुत ही डेंजरस कंसेप्ट है। इसमें हो रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग वायल्स की ना हो जाए, इसके ऊपर काफी एनजीओज अमेरिका में भी वॉइस रेज कर रहे हैं और यूरोप में भी कर रहे हैं। तो भारत सरकार को चाहिए कि इसका भी संज्ञान ले और जितना जल्दी हो सके हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को वैक्सीन दे। एग्जैक्टली। और ओके, एक चीज पहले मैं यहां ये भी बता दूं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा है डॉक्टर कॉल, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल सुनिएगा आप भी, मुझे पता है आपके सुनने में भी बहुत जल्दी इस तरह के केसेस आ जाएंगे। डॉक्टर अग्रवाल, मैं सुन रहा हूं कि कुछ लोगों ने विदेशों से किसी तरह ये वैक्सीन मंगवा के लगवाना भी शुरू कर दिया है प्राइवेटली, कहीं कोई अप्रूवल भी नहीं है, तो पता नहीं अब किस तरह से कैसे वो वैक्सीन आ रही है, कहां से लोगों को मिल रही है, कौन लगा रहा है और कौन अपनी जान खतरे में डाल रहा है। इस पर भी थोड़ा सा सरकार की निगाह पड़ना बहुत जरूरी है। आपने डॉक्टर कॉल जो दूसरी बात कही, डॉक्टर अग्रवाल, मेरा सवाल वही है कि हम जो क्रिटिकल मास कह रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग लोग हों, चाहे वो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हों, या फिर जो लोग हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग सिर्फ उनकी जान नहीं तो बचा रहे हैं वैक्सीनेशन करके। सर, चेन कहां टूट रही है? चेन कैसे टूट रही है? दो चीजें हैं। चेन कैसे टूट रही है मैं समझाता हूं। हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से यू कन्वर्ट एन एपिडेमिक इनटू एन एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कंट्रोलेबल डिसीज। जब आप इसके इंसिडेंस को इतना कम कर दें कि वो मैनेजेबल हो जाए, दैट इज कॉल्ड चेन। का ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि 0 केसेस को ले आना। केसेस फिर भी कम्युनिटी के अंदर में होंगे, लेकिन उसका जो इंसिडेंस है बहुत कम हो जाएगा। देखिए, जब ये वैक्सीन आएगा, अगर आप सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ये सीरम इंस्टीट्यूट लॉन्च नहीं करेगा, सीरम इंस्टीट्यूट कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर में वो अपने प्रॉफिट कमाएंगे, गवर्नमेंट के अंदर में वो कॉस्ट देंगे, तो वैक्सीन खुद ही लगवाएगी खरीद के, चाहे कोई भी वैक्सीन उनको मिले। तो अल्टीमेटली अगर हम ये लेके चलते हैं कि 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लगना है, तो उस टाइम पे हमारी अगर चेन टूटती है तो उसके अंदर में मल्टीपल स्टेप्स होंगे। मल्टीपल स्टेप्स के अंदर ये होगा कि बच्चों को स्पेयर किया जाए, जो हाई रिस्क है उनको लगाया जाए, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो, वो भी जो लोग खरीद सकते हैं वो खरीदें, जहां सरकार लगा सकती है हमारी सरकार लगाए, जिनको हो उनको स्पेयर किया जाए। वो जब आप अगर एक स्टेटमेंट जाएगा कि जिनको होता है वो ना लगाए, तो जब तक मेडिकल फ्रेटर्निटी नहीं लगे लोग डरेंगे लगाते हुए। लेकिन आज की डेट में पता ही नहीं डॉक्टर अग्रवाल, लेकिन ये तो ये चर्चा तो एक बार के वैक्सीनेशन की है ना, अभी तो यही नहीं पता कि एक वैक्सीन लगा के इम्यूनिटी 6-8 महीने की होगी, साल की होगी, 1.5 साल की होगी, 2 साल की होगी। तो ऐसे में सर ये चेन तोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, देखिए और कोई नहीं चाहेगा, जिसको एक बार हो चुका है वो जाहिर है वो चाहेगा कि दोबारा ना हो, क्योंकि अभी तो हम बहुत सारे केसेस ऐसे भी सुन रहे हैं कि दूसरी बार होता है तो बड़ा खतरनाक होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक दूसरी बार वाले को किसी की भी डेथ नहीं हुई है, किसी को भी सीरियस नहीं हुआ है, कोई भी वेंटिलेटर पे नहीं हुआ है री इन्फेक्शन के अंदर में। तो आज की डेट में जो कोई क्लैरिटी नहीं है कि होने के कितने दिन के बाद में आपको वैक्सीन लगना चाहिए, अभी तक कोई इंटरनेशनल गाइडलाइंस नहीं है इसके ऊपर में। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर कॉल कुछ कह रहे थे, जल्दी से सर, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। हाँ, ये देखिए, ये जानना जरूरी है कि एज ऑफ सीडीसी जो अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, हमने तो रिकमेंड किया है कि अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है तो भी आप वैक्सीनेट करिए, क्योंकि जो वायरस के इन्फेक्शन के बाद आपको कितनी सीवियरिटी से हुआ है, क्या आपको नेक्स्ट टाइम जब कोरोना वायरस इन्फेक्शन होगा, जो एक पॉसिबिलिटी है और देखी गई है हांगकांग में और साउथ ईस्ट एशिया में और जगहों पे, तो क्या आप उससे बच पाएंगे री इन्फेक्शन से। और दूसरी बात ये जानना जरूरी है कि मॉडर्ना और फाइजर की जो वैक्सीन है वो mRNA वैक्सीन है, कंटिन्यूअस वायरल का प्रोटीन बना के आपके सिस्टम को सेंसिटाइज करती रहती है एज कंपेयर टू आप रिकवर हो चुके हैं। हाँ, ये बात सही है कि डाटा इसका प्रीमेच्योर है। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, कि एस्ट्राजेनेका की अगर वैक्सीन लगी और हमें दिखा कि उसने ट्रांसमिशन इनएक्टिव कैरियर, मतलब आप समझ लीजिए एसिम्प्टोमेटिक कैरियर को अगर ब्रेक किया, तो वो भी एक तरीके की हर्ड इम्यूनिटी होती है, जिसे हम इनडायरेक्ट हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। डायरेक्ट होती है अगर आप वैक्सीनेट हो गए और प्रोटेक्टेड है, इनडायरेक्ट हो गई अगर आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी वो बीमार होकर रिकवर हो चुके हैं, या उन्हें वैक्सीन मिली है और वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर नहीं हो सकते। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जाहिर है क्योंकि आज एक गुड न्यूज थी, एक वैक्सीन को अप्रूवल मिला है यूके में,
और दूसरा, सरकार ने जो अपना प्लान बताया ICMR ने, हो सकता है सारी आबादी को वैक्सीनेशन की जरूरत ना पड़े। इस पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।